तो हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस। ठीक है। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, क्या इसका रूल होगा और किस तरीके से हम इसे लॉन्ग टर्म तक जो है वो याद रख सकेंगे, तो सारी चीजें बताऊंगा आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो देखो, वो स्टूडेंट जो बहुत ही अभी 6 क्लास में, 7th में, 9, 10, 11, 12 या फिर जो स्पीकिंग सीखना चाह रहे हैं, इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेट होती है। लाइक बेसिक में आपको सेंटेंसेस सीखना, फिर पैसिव वॉइस सीखना। तो पैसिव वॉइस का ही एक न्यू टाइप है जो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस। सो पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर आपको इसका एक्टिव वॉइस अच्छे से आता है, यानी कि रूल आपको पता है नॉर्मल सेंटेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस का, तो आप पास्ट का कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस भी बहुत इजीली तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस सेंटेंस के अंदर जो इसकी पहचान होती है वो होती है जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो पहचान थी वही यहाँ पर पैसिव वॉइस की पहचान रहने वाली है। ठीक है। तो वहां पर पहचान क्या थी? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर इस तरह की पहचान जो होती है, इस तरह के शब्द जो किसी भी सेंटेंस के पीछे आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। तो ये तो था सिंपल एक्टिव। जब हम पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव के अंदर पहचान थोड़ी ये हो जाती है, या जा रहा था, ई जा रही थी, या फिर ए जा रहे थे, खाना खाया जा रहा था, ठीक है, बातें की जा रही थी, शोर मचाया जा रहा था, या फिर उनके द्वारा घूमा जा रहा था। ठीक है। तो हमेशा पीछे या जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, इस तरीके से सेंटेंस का एंड होता है, यानी सेंटेंस खत्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं जरा इसके रूल की। तो देखो, एक्टिव वॉइस का रूल तो बहुत सिंपल सा है। रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ, दोनों रूल लिखे हैं मैंने यहाँ पे। सबसे पहला जो है एक्टिव वॉइस का रूल लिखा है, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो जिन स्टूडेंट्स को एक्टिव वॉइस में अगर दिक्कत है तो बिल्कुल भी देरी किए आप ऊपर जाके आई बटन पर प्रेस करके एक्टिव वॉइस को सीख लो, और देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखो तो आपके बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो ये तो था एक्टिव वॉइस का सिंपल रूल। पैसिव वॉइस में करना कुछ नहीं होता, बस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे रखना है। वाज वर्ब का वाज वर्ब ही यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। ठीक है। प्लस बीइंग, बीईआईएनजी, पूरे एक्टिव वॉइस टेंस में कहीं पर भी बीइंग यूज नहीं होता। हाँ, बीइंग तो यूज होता है बट बीइंग कहीं नहीं होता। बीइंग सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में यूज होता है। वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट वही है जो सबसे आगे था। ठीक है। अब काफी सारी चीजें हैं, मैंने पूरी सीरीज इस पर बना रखी है। लाइक इसके अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट में ही है वो पीछे जाके हिज हो जाता है, या सॉरी हिम हो जाता है, या हिम है पीछे खत्म हो रहा है तो वो आगे सब्जेक्ट में ही हो जाता है। कैसे? देखो, सपोज यहाँ का सब्जेक्ट कोई ही था तो पैसिव वॉइस में वो यहाँ पर जाके हिम हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट में सपोज मान लो यहाँ पर कोई हिम था, हिम पे सेंटेंस खत्म हुआ, या फिर हर पे, तो वो आगे जब पैसिव वॉइस बनेगा तो या तो वो हर के अकॉर्डिंग शी होगा या फिर हिम के अकॉर्डिंग ही होगा। अब इस सारी चीजों को मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझा रखा है। पैसिव वॉइस की जो आप प्लेलिस्ट देखेंगे ना मेरे चैनल पे, वहां पर आपको स्टार्टिंग एक दो वीडियोस में सारी चीजें क्लियरली मिल जाएंगी, तो आप वहां जाके वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो अब मैं बताता हूँ, आपके सामने ये सब्जेक्ट पीछे आ गया, ऑब्जेक्ट आगे चला जाता है। जनरली पैसिव वॉइस में ये चीज होती है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं उसे कहानी सुना रहा था। किसे? किसी पर्सन को, थर्ड पर्सन को। काम कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। तो रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पर मैं हूंगा। ठीक है। आई के साथ वॉज वर्ब में वॉज लगता है, आई वॉज, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहा हूं वर्ब? कहानी सुनाना। कहानी सुनाना यानी कि बोलना। सो आई वॉज टेलिंग, बोलना, सुनाना। क्या? टेलिंग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो टेल प्लस आईएनजी, टेलिंग, प्लस के बाद क्या है? प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या है? उसे एक कहानी या उसे कहानी। सो आई वॉज टेलिंग हिम अ स्टोरी। इतना समझ में आया? अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, सेंटेंस थोड़ा पलट जाएगा। देखो, मैं उसे कहानी सुना रहा था, उसे मेरे द्वारा कहानी सुनाई जा रही थी। समझ में आया? उसे मेरे द्वारा, यहां पर भी काम मैं ही कर रहा हूं, लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में मैं उसे पहले रख रहा हूं। उसे उसे मेरे द्वारा कहानी सुनाई जा रही थी। सो उसे पहले रखा है, प्लस मेन इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? कहानी। आई वॉज टेलिंग हिम अ स्टोरी, ए स्टोरी, ये चीज ज्यादा ऑब्जेक्ट के अंदर जो लास्ट में खत्म हो रहा है, ये ज्यादा सबसे बड़ा टॉपिक, एक टॉपिक के तौर पे हम इसे ले सकते हैं। तो देखो, कुछ स्पेशल सेंटेंस इस तरीके से आ जाते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है ना, वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि यहाँ पे हिम भी आ रहा है सर और ए स्टोरी भी आ रहा है, तो क्या पूरे को उठा के रखना है या फिर इनमें से बीच में से उठा के रखना है किसी एक को? तो फिलहाल मैंने ए स्टोरी को आगे रखा है अकॉर्डिंग टू रूल।
ऑब्जेक्ट हमें रखना है, ऑब्जेक्ट हिम ए स्टोरी पूरा है, तो इसमें सिर्फ मैं ए स्टोरी लिख रहा हूं आगे, ठीक है। ए स्टोरी वाज वर्ब में से वाज क्योंकि सिंगुलर है, वाज प्लस बीइंग प्लस टोल्ड, टेलिंग का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड। अब टोल्ड के बाद ये हिम जो है वो यहां पर आ जाएगा जस्ट तुरंत बाद। फिर बाय अकॉर्डिंग टू रूल एंड सब्जेक्ट आई था, आई का मी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये स्पेशल केस है, क्योंकि पैसिव वॉइस में कई बार जब आप सेंटेंसेस बनाते हो ना, तो ऑब्जेक्ट जो है, कई बार ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा लॉन्ग हो, और ऑब्जेक्ट जैसे इस वाले केस में हिम पे भी खत्म हुआ और साथ ही साथ ए स्टोरी पे भी खत्म हुआ। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हिम को ही में कन्वर्ट कर दें या फिर ए स्टोरी को ले। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टोरी को लिया, तो ऐसे कुछ ही सेंटेंसेस में होता है, हर सेंटेंस में नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का जो बचा हुआ पार्ट होगा ना, उसको आप हमेशा वर्ब के बाद ऐड करें और बाय से पहले ऐड करें, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं भी ऐड करेंगे, पीछे लगाएंगे बाय बाय सब्जेक्ट के बाद, तो वहां पर इसका कोई सेंस निकलेगा नहीं। आप खुद ही देख सकते हैं, ए स्टोरी वॉज बींग टोल्ड, एक कहानी सुनाई जा रही थी। अब किसे? हिम, उसे, बाय मी, मेरे द्वारा। तो ये पूरा सेंस बनाता है। अगर आप इसे करते स्टोरी वॉज बींग टोल्ड बाय मी हिम, तो कोई भी सेंस नहीं था। समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसी तरीके से आपको करना है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड सेंटेंस की। तो देखो बहुत सिंपल है, वह मुझे समझा रहा था, वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कोई चीज। सो सिंपल है, वह के लिए हम इंग्लिश जो बनेगी अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस, तो वो है ही। वह के अकॉर्डिंग ही, वह मुझे समझा रहा था, ही वॉज एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, कोई चीज आपको ब्रीफ करना। सो ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी, मुझे का मी। तो जितनी भी हिंदी वर्ड लिखी उन सबकी इंग्लिश हमने यहाँ पे लिख दी अकॉर्डिंग टू रूल। अब इसको जरा हम स्वैप करते हैं, अपोजिट करते हैं इसको, या फिर बनाने की कोशिश करते हैं पैसिव वॉइस में। तो उसके द्वारा मुझे समझाया जा रहा था, उसके द्वारा मुझे समझाया जा रहा था, ठीक है। काम वही कर रहा है, लेकिन कहने का तरीका बस चेंज हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू रूल, उसके द्वारा मुझे समझाया जा रहा था। तो यहाँ पर मी पे सेंटेंस खत्म खत्म हुआ था ना, ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी। तो अब मी को हम उठा के रख देंगे सबसे आगे, मी का कन्वर्ट करेंगे तो आई हो जाएगा, ठीक है। क्या खत्म हुआ? मी पे। ऑब्जेक्ट आगे आया तो क्या बनेगा यहाँ पे? आई, क्योंकि मी से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। सो आई, आई के साथ लगता है वॉज, वॉज के बाद बीइंग। रूल आप देखते रहे ऊपर, आई वॉज बीइंग एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेनिंग की थर्ड फॉर्म, एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन हो जाएगी, एक्सप्लेन बाय हिम, ही का हिम हो गया। समझ में आई चीज? तो इस तरीके से चीजें चलती है। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको सिर्फ समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करनी है। अगर आप थोड़ा ध्यान देके पढ़ोगे तो इंग्लिश आपको बहुत ही इजी वे में याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद नेगेटिव। तो नेगेटिव के अंदर मैं आपको ज्यादा इसका मैंने एक्टिव वॉइस नहीं बताया, मैंने सीधे आपको पैसिव वॉइस का रूल बताया। बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट प्लस वाजवर, ऑब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नॉट। नेगेटिव में वाजवर के जस्ट तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, प्लस बीइंग आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। अब जरूरी नहीं है, जो जो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो वो कोशिश कर सकते हैं पहले एक्टिव बनाएं देन पैसिव वॉइस बनाएं। लेकिन जो थोड़े एक्सपर्ट हो चुके हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि जिनको समझ है कि एक्टिव क्या है और पैसिव वॉइस है, तो वो डायरेक्टली पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस मैंने पहले ही बता दिए, पानी पिया जा रहा था, किताब पढ़ी जा रही थी, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जा रहा था, ठीक है, या फिर पार्क में जानवरों के द्वारा घूमा जा रहा था। बहुत सारे सेंटेंसेस है, तो आप उनको डायरेक्टली बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली बनाया नेगेटिव, उसके द्वारा मंदिर नहीं जाया जा रहा था, या वो मंदिर नहीं जा रहा था, सिंपली, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? द टेम्पल वॉज नॉट बीइंग गॉन बाय हिम, उसके द्वारा। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनता? ही वॉज नॉट गोइंग टू द टेम्पल। कुछ तरीके से होता ना। तो इस तरीके से हमने सेंटेंसेस बना दी। देखो अब स्पोकन में इसका एक्चुअल में यूज क्या होता है? स्पोकन में यूज इसका एक्चुअल में ये होता है कि कई बार जब हम स्पोकन में बात करते हैं ना, तो वहां पर हम बाय करके उस पर्सन को इंडिकेट नहीं करते, या फिर उस सब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं करते जो उस चीज को कर रहा है, जो डूअर है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दिस हम सिर्फ उस सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला भी कि मैं कहूं अंग्रेजी बोली जा रही है आजकल, इन टूडेज या फिर इन प्रेजेंट टाइम, द इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। जो इंग्लिश है, अंग्रेजी जो है वो बोली जा रही है। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला द इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय स्टूडेंट्स, ये नहीं बोला है, या स्पोकन बाय समवन एल्स, ऐसा भी नहीं बोला। सो द थिंग इज कि जो मैंने सेंटेंस बोला कि इन आज के समय में इंग्लिश बोली जा रही है, द इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, तो पैसिव वॉइस में इस तरीके से बनेगी,
ठीक है। तो कहने का पर्पज ये हाफ सेंटेंस बनता है स्पोकन के टाइम पे, ज्यादातर यही बनते हैं, बाकी ऐसा मैंडेट नहीं है कि आप बाय लगा के नहीं बोलोगे। इतना समझ में आया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, नेगेटिव एंड आपका अफर्मेटिव। तो अब चलते हैं हम इसके बाद नेगेटिव का एक और एग्जांपल, देन इंटरोगेटिव एंड देन आपका डबल। अब देखिए नेगेटिव का दूसरा सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है और डायरेक्ट हमने इसको पैसिव वॉइस में बनाया। ठीक है, तो सेकंड है अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, या सॉरी नहीं पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो इसका सिंपल ये बनता कि अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा रही थी या नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसका पैसिव है अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा था। सो किसको नहीं पढ़ाया जा रहा है? विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया, किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। तो अध्यापक के द्वारा पीछे जाएगा और विद्यार्थी पहले आएंगे। सो द स्टूडेंट्स वर नॉट बीइंग, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर। सिंपल एक्टिव बनता है इसका, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से द स्टूडेंट्स यहाँ पर आया, वर नॉट बीइंग टॉट बाय द टीचर। ठीक है, अध्यापक के द्वारा बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा था। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है सिंपली प्रश्नवाचक। तो इसमें जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो क्या से स्टार्ट होते हैं? क्या ऐसा हो रहा था, क्या ये कर रहे थे, क्या वो हो रहा था, कुछ इस तरीके से, क्या सबसे पहले सेंटेंस में आएगा, तो इसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक। और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क इसके अंदर आता है। तो रूल क्या है? सिंपली वाज वर, जब भी इंटरोगेटिव आता है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है इसका रूल। उदाहरण के लिए पहला सेंटेंस, क्या बच्चों के द्वारा किताब पढ़ी जा रही थी? क्या बच्चे चैप्टर पढ़ रहे थे? तो डिपेंड ऑन द सेंटेंस, चैप्टर आएगा तो चैप्टर, किताब आएगी तो किताब। तो किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा। क्या पढ़ा जा रहा था? किताब। तो किताब यहां पर जो है वो एज अ सब्जेक्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम जिसे, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रही है यहाँ पे। तो वॉज अ बुक, क्योंकि किताब एक है तो इसलिए वॉज है, वॉज अ बुक बीइंग, वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, वॉज ए बुक बीइंग रेड। हालांकि ये है रीड, READ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज होता है, रीड रेड रेड, यानी कि ये सिमिलर है, जैसे कि रेड कलर होता है ना, रेड, तो वही वाला रेड है। ठीक है, सो वॉज अ बुक बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रंस, क्या बच्चों के द्वारा किताब पढ़ी जा रही थी, या वॉज द चैप्टर बीइंग रेड बाय द चिल्ड्रंस, क्या बच्चों के द्वारा कोई चैप्टर पढ़ा जा रहा था। इस तरीके से भी सेंटेंस हो सकते हैं, राइट। सेकंड, क्या तुम्हें माँ के द्वारा डांटा जा रहा था? क्या माँ आपको डांट रही थी, या क्या आपको माँ के द्वारा डांटा जा रहा था? तो किसको? आपको, तो वर, यू आएगा। सो वर यू बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड आपकी हो जाएगी थर्ड फॉर्म, राइट। तो स्कोल्डेड बाय मदर या बाय दी मदर, ये भी हो सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करें डबल एच फैमिली। तो डबल एच फैमिली भी कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होते नहीं है। अगर आपने इंटरोगेटिव पढ़ लिया तो बस ध्यान ये रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल के आगे हमेशा डबल एच फैमिली वर्ड लगा देते हैं। डबल एच फैमिली वर्ड होता क्या है? बेसिकली सेंटेंस के बीच में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन होता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना कि आप वहां पर कितने लोग जा रहे थे, आप वहां पर कब से काम कर रहे थे, ये बीच में सेंटेंस आ रहे, कब, कितने, क्यों, कहाँ, किस लिए, किसके साथ, ये सारे डबल एच फैमिली वर्ड है। अब इन डबल एच फैमिली वर्ड के साथ हमें इंटरोगेटिव का पूरा रूल जो है यूज कर देना है। सबसे पहले डबल एच फैमिली वर्ड आएगा, यानी कि इस टाइप के वर्ड्स आएंगे, व्हाई, व्हाट, whom, ठीक है, when, how, how many, how much, ये सारी चीजें। उसके बाद वाज वर, पूरा सेंटेंस और पीछे इंटरोगेटिव का लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। पहला, प्रधानाचार्य के द्वारा तुम्हें क्यों बुलाया जा रहा था? क्यों वो तुम्हें आवाज दे रही थी? सो किसके द्वारा? प्रधानाचार्य के द्वारा। किसको? तुम्हें। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या आ रहा है? क्यों आ रहा है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। ठीक है, वाई। अब क्या काम किया जा रहा है? तुम्हें बुलाने का काम। तुम्हें बुलाने किसके द्वारा? प्रधानाचार्य के द्वारा। तो जाहिर सी बात है तुम ही आओगे फिर सेंटेंस में। सो वाई के साथ वर यू, यू वर क्यों लिया? यू को देख के लिया। वाई वर यू बीइंग कॉल्ड, ऑब्जेक्ट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, इस पूरे सेंटेंस के अंदर बुलाने का काम हो रहा है, बुलाना। कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल,
बाय द प्रिंसिपल या बाय प्रिंसिपल, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सेंटेंस दोनों ही तरीके से सेंटेंस ठीक होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट, किसके द्वारा उसे पीटा जा रहा था, समझने की कोशिश करना। इस सेंटेंस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर हम हमेशा यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी के द्वारा कोई चीज की जा रही थी, राइट। लेकिन यहां पर सवाल ही यही आ गया कि किसके द्वारा। यहां पर वो पर्सन मेंशन ही नहीं है जो बाय के साथ आता है। तो ऐसे सेंटेंस में ये स्पेशल होते हैं। ऐसे सेंटेंस के अंदर सिर्फ यही नहीं, पूरे पैसिव वॉइस के अंदर अगर आप किसके द्वारा से सेंटेंस बनाओगे तो वहां पर रूल थोड़ा सा ब्रेक होता है, यानी कि रूल को अनफॉलो हम करते हैं। क्योंकि रूल तो ये कहता है कि भाई सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लगाओ, देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओ, वाज वर्ड लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीइंग लगाओ। लेकिन अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं भाई, यानी कि सेंटेंस के एंड में होने वाला जो ऑब्जेक्ट था वो तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम खुद ही पूछ रहे हैं कि किसके द्वारा हो रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस में पीछे का बाय जो होता है ना, वो हटके सबसे पहले आगे WH फैमिली वर्ड के साथ यूज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद का सेंटेंस एज इट इज चलता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। किसके द्वारा उसे पीटा जा रहा था, किसके द्वारा, पता ही नहीं किसके द्वारा। सपोज अगर यहाँ पर होता रमेश के द्वारा उसे पीटा जा रहा था, ठीक है, तो इन दैट केस हम सेंटेंस बना सकते थे ही वॉज बीइंग बीटन बाय रमेश, ठीक है। बट अब हमें यही तो नहीं पता कि कौन पीट रहा है उसे, तो बाय होम, किसके द्वारा, ये वाला जो बाय होता है सबसे आगे आ जाएगा। फिर बाय होम वॉज ही बीइंग बीटन, किसके द्वारा उसे पीटा जा रहा था। आज की मेरी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, इस वीडियो को जरूर से सेव कर लीजिएगा ताकि आप इस वीडियो को देख करके बहुत इजी तरीके से जो है अपने पैसिव वॉइस को सीख सकें। और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और मेरा पर्पज यही है कि मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से जो है वो इंग्लिश को सिखा सकूं, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश को सीखने के।